जीवन दर्शन का अर्थ होता है कि एक ऐसा दर्शन जो हम सब के जीवन को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता हो। प्रकाशित करने का अर्थ है कि वो हमारे जीवन के बारे में सब कुछ विस्तार से बताता हो, जैसे कि ये जीवन क्यों है, अर्थात इसका क्या उद्देश्य है और कैसे उसे पूरा करें, क्यों करें और क्यों ना करें, क्या करें और क्या ना करें, कब करें और कब ना करें, फिर कैसे करें और कैसे ना करें। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, यहाँ क्या करें, यहाँ क्या ना करें आदि प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों का हल देता हो, जो कि प्रत्येक समस्या के मूल तक जाने में सहायता देता हो एवं उसका उचित समाधान भी करने में सक्षम हो। उसी को सही मायने में जीवन दर्शन कहना चाहिए। वह हमारे सबके जीवन को सभी प्रकार से व्यवस्थित करने का तरीका भी बताता हो या उसमें हमारी सहायता करता हो। मैंने इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर खोजने का एक सफल प्रयास किया है। अब ये प्रयास कितना सफल हुआ है ये तो आप सब लोग ही बताएंगे। हाँ, मुझे तो पूरा संतोष हुआ इसे जानकर, लिखकर और अब इसे स्थापित करने का प्रयास भी मैं कर रहा हूँ। जानना और लिखना तो कोई एक आदमी भी कर सकता है, जो कि मैंने कर दिया है, लेकिन इसे समाज में स्थापित करना एक के लिए संभव नहीं है। तो यदि आपको इसे पढ़कर लगे कि हाँ, ये एक सही प्रयास है, तो कृपया इसे स्थापित करने में आप सभी अपनी रुचि और क्षमता के हिसाब से हिस्सा लें। ये आप सभी के सहयोग से ही किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसे करने का। और यदि आपको लगे कि नहीं, ये एक बेकार का प्रयास था या आप नहीं चाहते कि ये हो, तो फिर इसे स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं होगा। तो भी कृपया आप मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं जो अपने स्तर से इसे जितना भी करने का प्रयास कर रहा हूँ उसे बंद कर सकूँ। जो भी हो, आप अपने निर्णय से मुझे अवश्य ही अवगत कराएं। इसे करने या ना करने का कारण भी अवश्य बताएं। आपका बहुत धन्यवाद होगा। पर आप जो भी निर्णय लें उसका आधार भी कृपया लिखकर विस्तार से भेजें। मैंने अपनी लगभग 20 वर्षों की खोज में ये जाना है कि ये जीवन सभी प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए ही बना है। यहाँ हम सभी उन सभी सुखों को पाना चाहते हैं जिनकी हम पाने की इच्छा होती है। और मैंने अपनी खोज में ये भी जाना है कि ये हम सब सामूहिक रूप से ही प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से ये संभव नहीं है। व्यक्तिगत रूप से हम जैसे तैसे केवल जीवित ही रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे तैसे वर्षा के पानी की मदद से हम खेती कर सकते हैं, जिसमें कुछ अनाज आदि या कुछ फल आदि ही, वो भी जहाँ हम रहेंगे वहाँ के मौसम और मिट्टी के हिसाब से पैदा कर सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं। यदि बीमार पड़े तो खुद ही डॉक्टर बनना पड़ेगा, कपड़ा पहनना है तो खुद ही बुनकर बनना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी भी खुद ही खोजनी होगी और उसका प्रयोग के लायक भी हमें खुद ही करना होगा और फिर प्रयोग भी हम ही करेंगे। इससे साफ है कि हम अकेले सभी प्रकार के कार्य को खुद नहीं कर सकते, तो अपने दम पर सारे सुख प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि सभी प्रकार के सुखों को पैदा करने के लिए पहले आदमी को उस विषय में दक्ष होना जरूरी है, जिसके लिए विद्यालय होना जरूरी है। विद्यालय के लिए पूरी व्यवस्था चाहिए जो कि शिक्षक पैदा कर सकते हैं। जो भी खोजी हुई उनकी संकलन, फिर उनका अध्ययन, फिर अध्यापन, और तब जाकर हम किसी आदमी को दक्ष कर पाएंगे। तब जाकर वो आदमी उस वस्तु का सही से उत्पादन कर पाएगा, तब वो हम तक पहुंचेगी। अर्थात एक पूरी व्यवस्था चाहिए, नहीं तो ये संभव ही नहीं है। अपने बल पर केवल सामान्य खाना आदि के अलावा और कुछ संभावना नहीं दिखाई पड़ती। मैं इस पुस्तक जीवन दर्शन में आगे स्पष्ट करूंगा कि इस जीवन का उद्देश्य अपने इच्छित सुखों की निरंतर प्राप्ति करते रहना ही है। तो सही जीवन दर्शन उसी को कहेंगे जिसमें हमारे जीवन को सभी प्रकार के सुखों से भर सकने की पूरी क्षमता हो। और यदि कभी हमारे जीवन में कोई समस्या आ भी जाए तो उसका समय रहते समाधान करने की योग्यता हमारे अंदर पैदा करता रहूं। तो इस पुस्तक को लिखने का मेरा यही उद्देश्य है कि यह पुस्तक एक ऐसा जीवन दर्शन दे सके जिससे कि सभी को जीवन संपूर्ण रूप से सुखी हो सके एवं निरंतर सुखी बना रह सके।
मैं जब छोटी आयु का था तो तभी से मेरे अंदर जीवन से संबंधित मूल प्रश्नों की एक लंबी श्रृंखला थी, जो कि समय बढ़ने पर और लंबी होती चली गई। जिसमें पहला प्रश्न ये था कि ये जीवन क्यों है, अर्थात इस जीवन का उद्देश्य क्या है। ये इतना विशाल संसार जिसका कोई और छोर नहीं दिखाई पड़ता, जिसकी कोई सीमा नहीं दिखाई पड़ती, इसका निर्माण क्यों किया गया है? अर्थात इस विशाल संसार को बनाने का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है? क्या हम सब यूं ही कभी दुखी और कभी सुखी होते रहने के लिए पैदा हुए हैं, या कि हम सभी कभी अपनी इच्छा पूर्वक भी जी सकेंगे? मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे किसी भी उपलब्ध दर्शनों से संतुष्ट करने वाले नहीं मिल रहे थे। मैं अनुभव कर रहा था कि इन सभी दर्शनों में इस प्रश्न के उत्तर पर गहराई से कार्य नहीं किया गया है। जबकि यदि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य का उद्देश्य तय करते हैं। उसके बाद उस कार्य को इस तरह से आगे बढ़ाते हैं कि हम उस उद्देश्य को पा सकें। कार्य को करने के समय में भी सदैव इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हम उद्देश्य की ओर पास पहुंच रहे हैं या नहीं। प्रत्येक मनुष्य कम या अधिक ऐसा ही करता है, अर्थात सबसे पहले उद्देश्य को ही निश्चित किया जाता है, यानी कि हमारे सभी कार्यों को कोई न कोई उद्देश्य होता ही है। इसी प्रकार दर्शन का भी तो कोई सटीक उद्देश्य होना चाहिए। आखिर ये हमारे जीवन का आधार बनता है, इसे हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। और बिना जीवन दर्शन के तो मनुष्यों का जीवन पशुओं के जीवन से थोड़ा सा ही भिन्न कैसे होगा? तो यदि कोई कहता है कि जीवन दर्शन की आवश्यकता ही क्या है, जो कि अभी कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, तो ये तो सही नहीं होगा। हालांकि लोग जीवन दर्शन की आवश्यकता को इसलिए नकारने लगे हैं क्योंकि वर्तमान के जीवन दर्शन तो सही प्रकार से कोई समाधान दे ही नहीं रहे। तो लोगों को इसमें ऐसा लगता है कि कई सारी समस्याओं की जड़ ये दर्शन ही तो नहीं, तो इससे तो दर्शन को नकारना बनता ही है। पर मित्रों, हमें ये भी तो सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी सही से हमारे पास जीवन दर्शन हो ही ना। हम सभी के पूर्वजों ने कोशिश तो की कई बार दर्शन बनाने की, परंतु वे अभी तक सही से बना नहीं पाए। मुझे ऐसा ही लगता है कि पूर्वजों ने कई बार कोशिश की है दर्शन बनाने की, पर वो एक ऐसा संपूर्ण जीवन दर्शन अभी तक नहीं बना पाए जिससे हमारे सभी की सारी जीवन समस्याओं का समाधान हो जाए। बहुत शोध एवं अनुसंधान के बाद मैंने एक ऐसी कोशिश की है कि जिससे एक ऐसा जीवन दर्शन बन सके जिससे कि हमारे सभी के जीवन की सारी समस्याएं तिरोहित हो जाएं और जीवन में केवल सुख ही सुख रहे, दुख नहीं। तो मित्रों, जीवन दर्शन की आवश्यकता तो है, और इसी आवश्यकता के चलते ही हमारे पूर्वजों ने अपनी समझ और क्षमता के हिसाब से अपने अपने समय में जीवन दर्शन बनाए या लिखे भी। भले ही वो अभी तक पर्याप्त सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन ये तो जब तक होता ही रहेगा जब तक कि एक पूर्ण सटीक जीवन दर्शन नहीं बन जाता। किसी भी विषय पर तब तक खोज होती ही रहेगी जब तक कि हम उसकी पूर्णता पर नहीं पहुंच जाते। तो इस बात से मैं सहमत हूं कि हमारे पास जीवन दर्शन तो होना ही चाहिए और पहले से बेहतर होना चाहिए, परंतु दर्शन एक ही होना चाहिए। नहीं तो विभिन्न प्रकार के दर्शन एक समस्या पैदा करते हैं। वो ये कि लोग अलग अलग दिशा में जाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच द्वंद्व फैलने लगता है, जो कि छोटी से लेकर बड़ी लड़ाई का कारण बनता है, जो कि आप सभी देख ही रहे हैं। विभिन्न प्रकार के आतंकवाद हो रहे हैं। कितने आश्चर्य की बात है कि दर्शन होने चाहिए जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए, परंतु हो ये रहा है कि दर्शनों के नाम पर ही युद्ध हो रहे हैं। दर्शन युद्ध को समाप्त करने के लिए होना चाहिए, परंतु दर्शन ही युद्ध का कारण बन रहे हैं। तो मित्रों, हम सभी को देखना चाहिए कि जब कोई नया जीवन दर्शन आए तो उससे पहले दर्शन से संबंधित लोगों को समक्ष रखना चाहिए और उसकी समीक्षा होनी चाहिए कि क्या ये जीवन दर्शन मौजूदा जीवन दर्शन से अधिक अच्छा है, और यदि ये समझ में आए कि अच्छा है तो पहले वाले जीवन दर्शन की जगह इस नए जीवन दर्शन को लागू कर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमेशा एक ही जीवन दर्शन बना रहेगा और आपस में विभिन्न मतांतर नहीं होंगे। तो इसकी वजह से जो युद्ध होते हैं या वैमनस्यता फैलती है वो नहीं फैलेगी। ज्ञात इतिहास में ऐसा नहीं जान पड़ता कि नया दर्शन आने के बाद उसे उस समय के दार्शनिकों के समक्ष रखा गया हो और उसके बाद ये तय किया गया हो कि मौजूदा जीवन दर्शन से अधिक उपयुक्त है या नहीं। ये तो साफ ही है कि कोई भी नया जीवन दर्शन तभी आएगा
जबकि मौजूदा जीवन दर्शन हमें संपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर पा रहा होगा। निश्चित ही ये तो खोज तब तक होती ही रहेगी जब तक कि हम ऐसे जीवन दर्शन को नहीं खोज लेते जो कि हमें सभी को सभी प्रकार से संतुष्ट कर सके। तो इससे क्या हुआ कि पहला वाला जीवन दर्शन भी लागू रहा और धीरे धीरे नया जीवन दर्शन को मानने वाले भी लोग होने लगे। और चूंकि दोनों दर्शनों के मतों में अंतर था तो लोगों में भी मतांतर होने लगा और एक का रहन सहन दूसरे के रहन सहन में विभिन्न प्रकार के दुख पैदा करने लगा, जिससे कि एक और युद्ध का कारण बनने लगा। और इसी प्रकार आज देख सकते हैं कि इस समय एक दो नहीं अनेकों जीवन दर्शन इस पृथ्वी पर क्रियाशील हैं, जिनके कारण कई प्रकार के युद्धों की स्थिति पैदा हो गई है और कुछ तो युद्ध हो भी चुके हैं और हल्की फुल्की लड़ाइयां तो होती ही रहती हैं हमेशा, उनकी तो गिनती ही क्या करें। सभी प्रकार के आतंकवाद इस बात का उदाहरण है। तो जिस तरह से जब विज्ञान में वैज्ञानिक कोई नई खोज करते हैं तो उसे बाकी वैज्ञानिकों के समक्ष रखा जाता है और उसे देखा जाता है कि कैसे ये खोज अधिक सटीक है पुरानी की गई खोज से, और यदि उसे अधिक सटीक पाया जाता है तो उस खोज से पुरानी खोज को बदल दिया जाता है। इस बात को मैं एक उदाहरण से और स्पष्ट करना चाहता हूँ। जैसे यदि आपको याद होगा, आज से कोई 40 वर्ष पहले बिजली के पंखे बहुत ही अधिक बिजली खाने वाले और बहुत ही भारी होते थे। एक आदमी से उस पंखे को उठाना मुश्किल होता था, पर धीरे धीरे उसमें नई खोजें हुई और धीरे धीरे उनका वजन कम होता चला गया और कम बिजली भी खाने लगा। तो पंखा बनाने वाली कंपनी ने देखा कि अब तो इनके मटेरियल में भी कई पंखे बन सकते हैं और कीमत भी कम पड़ेगी और बिजली भी कम खर्च होगी। इस तरह से उन्होंने पुरानी टेक्नोलॉजी को नई टेक्नोलॉजी से बदल दिया और लोगों को दुकानदारों ने समझाया कि अब नया पंखा आ गया है जिसकी क्षमता अधिक है, बिजली कम खाता है और लगाने में भी आसान है, इत्यादि इत्यादि। लोगों को भी समझ में आया और आज आप देख सकते हैं कि हम सभी के घरों में, स्कूल में और हर तरह से नए पंखे हैं, पुराने नहीं रहे। यही बात आप पुराने मोबाइल में और नए मोबाइल में भी समझ सकते हैं और प्रत्येक बात में समझ सकते हैं। पर हमने ये बात जीवन दर्शन पे लागू नहीं की कि भाई ये नया जीवन दर्शन आया है तो इसे भी अपनाएं और पुराने को अलविदा कहें, यदि ये अधिक सही है तो। अगर हमने ये किया होता तो निश्चित ही आज हम सभी के पास अधिक अच्छा जीवन दर्शन होता और एक समय में एक ही होता। अनेक जीवन दर्शन एक ही समय में होने से ये बताता है कि उनमें कभी सही तरीके से तुलना नहीं की गई। तो साथियों, हमारे पूर्वजों से ये चूक तो हो ही रही थी और हमारे द्वारा अभी भी हो रही है। अन्यथा यदि एक भी सही दर्शन उपस्थित होता तो वो हमें समाधान देता, समस्याएं नहीं। और अनेक जीवन दर्शन होने से तो समस्या और भी बढ़ गई, ये ही युद्ध का कारण हो गए। जीवन दर्शन बनाए तो गए थे ये सोचकर कि ये लोगों के जीवन को और अधिक सुखी बनाएंगे, पर वो तो हुआ नहीं। उल्टा और एक समस्या बन गई कि अनेक दर्शनों के कारण मनुष्य कई वर्गों में बंट गए और एक दूसरे के विरोधी हो गए। अब चूंकि हमारे पास अनेक जीवन दर्शन पहले से उपलब्ध हैं और ये देखते हुए कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, मैंने ये एक और जीवन दर्शन लिख दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जीवन दर्शन पहले सभी जीवन दर्शनों की जगह ले लेगा और लोगों को बहुत अधिक सुखी कर देगा। और अब मैं लोगों में ये अपील करना चाहता हूँ और इससे पहले कि सभी दार्शनिकों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वे सभी एक मंच बनाकर सभी जीवन दर्शनों पर एक बार इस प्रयोजन से चर्चा करें कि कौन सा जीवन दर्शन सबसे अधिक उपयुक्त है, कौन सा दर्शन हमारी सर्वाधिक समस्याओं को समाधित कर सकता है एवं कौन सा जीवन दर्शन हमारे जीवन को सर्वाधिक सुखी कर सकता है। और जिस भी जीवन दर्शन को वो सबसे अधिक उपयुक्त पाएं, उसे फिर बाकी जनता को व्याख्यायित करें, उन्हें समझाएं, सभी दार्शनिक मिलकर। और जब उस पर आम सहमति बन जाए तो आगे का पूरा जीवन उस जीवन दर्शन पर स्थापित करें। हमारा सब कुछ उस जीवन दर्शन के आधार पर ही होना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो भौतिकता हो, चाहे शिक्षा हो, माने कुछ भी हो। और इस बात की हमेशा समीक्षा होती रहनी चाहिए कि क्या मौजूदा जीवन दर्शन हमारे जीवन को सभी प्रकार से सुखी कर रहा है कि नहीं। यदि कर रहा है तो समझना चाहिए कि अब ये परम जीवन दर्शन हमें मिल चुका।
अब इस विषय पर और शोधानुसंधान की आवश्यकता नहीं है। पर यदि अभी भी कुछ रह गया है, हमारा जीवन संपूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ है, तो दार्शनिकों को अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, शोधानुसंधान करते रहना चाहिए परम जीवन दर्शन लाने तक, और इसी प्रकार विज्ञान भी प्रत्येक क्षेत्र में लगा रहना चाहिए जब तक कि वो उस क्षेत्र में अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंच जाता। अब प्रश्न ये है कि किसे अपना जीवन दर्शन माना जाए। तो मैंने अपना शोधानुसंधान के समय में उन सभी लोगों से जिनसे मुझको मिलने का अवसर मिला, जो कि अलग अलग दर्शनों को जानने वाले थे, उनसे सभी प्रकार के प्रश्न किए, परंतु संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं मिल सके। कुछ प्रश्नों के उत्तर एक दो लोगों से मिले, पर उससे कोई सही दर्शन उभर कर नहीं आ रहा था। उसके बाद मैंने खुद बचे हुए प्रश्नों के उत्तर खोजे और तब जाकर ये सटीक जीवन दर्शन उभर कर आया। फिर मैंने एक संपूर्ण जीवन दर्शन का निर्माण किया, जिसका कि आप इस पुस्तक में अध्ययन करेंगे। मैंने प्रकृति का, लोगों का, जीव जंतुओं का, वनस्पतियों का और ग्रहों आदि का एक एवं स्वयं का बहुत ही गहराई से बाह्य एवं आंतरिक रूप से अध्ययन किया है। और मेरा ये अध्ययन इस बात को मद्देनजर रखकर हुआ है जिससे मैं जान सकूं कि इस मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य क्या है। आप ये न समझें कि मैंने आयुर्वेद के लिए वनस्पतियों का अध्ययन किया या कि ग्रहों का अध्ययन मैंने ये जानने के लिए किया कि कौन से ग्रह पर क्या है और वो किसका बना हुआ है। ये सब तो विज्ञान के विषय हैं। यहाँ जो मैंने इन सब का अध्ययन किया है वो केवल जीवन की उद्देश्य को जानने की दृष्टि से किया है। इसमें जो कि अभी तक जितने शोधानुसंधान विज्ञान में हो चुके हैं उनका मैंने जान समझकर उपयोग किया है। क्योंकि मैं विज्ञान का ही छात्र रहा हूँ, इसलिए ये मेरे लिए सरल ही था। और अध्ययन करने के अलावा मैंने बहुत सारी साधनाएं भी की तथा इन सभी को जब मैंने एक साथ अपने सामने रखा तो मुझे धीरे धीरे ये सब समझ आने लगा और उस समझ से मुझे अधिक समझने में मदद हुई। इसी प्रकार धीरे धीरे मैं समझता चला गया। इस प्रकार के क्रम से मैं बहुत लंबे समय के बाद ऐसी स्थिति में आया हूँ जिससे कि मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अब मैं संतुष्ट हूँ। अब इतना पर्याप्त ज्ञान मुझे हो गया है जिससे कि मैं एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर सकता हूँ जिससे कि हम सभी के लक्ष्य की पूर्ति हो सके। उस ज्ञान का प्रयोग करते हुए एक पूरा जीवन दर्शन मैं लिख रहा हूँ जिसके द्वारा उन सभी दर्शनों के उत्तर मिल सके जो कि जीवन की व्यवस्था से संबंधित हैं। और अब ये दर्शन मेरे जीवन का आधार भी बना हुआ है। इस दर्शन के आधार से मैंने अभी सभी सर्वाधिक समस्याओं का समाधान तो कर ही लेता हूँ और ऐसा भी कर पाता हूँ कि यदि इस दर्शन के आधार से अपने जीवन की पूरी व्यवस्था को बनाया जाए तो भविष्य में किसी भी तरह की समस्याएं पैदा ही नहीं होंगी, जैसा कि अभी हम सभी के जीवन में बनी हुई हैं। और तब हम सभी का जीवन सही दिशा में आगे जाएगा, ना कि समस्याओं से लड़ने में समाप्त होगा। तो ये इस पुस्तक को लिखने का मेरा उद्देश्य है। आप में से ही एक प्रेमजीत सिरोही। धन्यवाद।